आप सभी देशवासियों को मेरे और मेरे चैनल के तरफ से रमज़ान के पाक महीने का ढेरों सारी मुबारकबाद। रमज़ान वो पाक महीना है जिसमें हर मुसलमान अपनी गलतियों से तौबा कर लेता है। अपनी गलतियों से तौबा ही नहीं करता है बल्कि अपने गुनाहों का ऊपर वाले से माफ़ी भी मांगता है। लेकिन ऊपर वाला भी उन्हीं के गुनाहों को माफ़ करता है जिनसे शायद अनजाने में कोई गलती हो गई हो। जो इंसान जानबूझ करके गलती करता है, ऊपर वाला उनकी गुनाहों को कभी माफ़ नहीं करता है। आज की कहानी में एक महिला शादीशुदा होने के बावजूद भी जानबूझकर गलत रास्तों पर चल पड़ती है। जब असलियत उसके पति को मालूम चलता है तो उसका पति अपनी पत्नी को सही रास्ते पर लाने के लिए खुद गलत रास्तों पर चल पड़ता है। गलत रास्तों का चुनाव तो कर लेता है, लेकिन शायद उसे भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इस सफ़र का अंत इतना भयावह होगा। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फतेहपुर, और इसी फतेहपुर का एक इलाका पड़ता है बिंतकी। बिंतकी का ही एक कस्बा पड़ता है कजियानी, और इसी कजियानी इलाके का रहने वाला जगदीश गुप्ता, पत्नी का नाम माधुरी देवी। जगदीश के टोटल 2 बच्चे, जिसमें बेटी का नाम अनीता और छोटे बेटे का नाम अमित गुप्ता। अमित जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। जगदीश जो कि अपने ही इलाके में अच्छा खासा बिजनेस कर रखा है, ज़मींदार भी है, अपने परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है, गरीब लोगों की मदद भी करता है। लेकिन जगदीश जब अपनी बेटी अनीता की शादी करता है तो शादी के कुछ साल के बाद ही अनीता विधवा हो जाती है। उसका पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अनीता जब विधवा होती है तब तक अनीता के 2 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद अनीता अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माता पिता के पास आ जाती है और फिर अपने माता पिता के साथ ही रहने लगती है। अनीता के माता पिता भी उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, उसके सारे खर्चे उठाते हैं। लेकिन अमित की जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, अमित भी अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगता है। अमित जब अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाता है, बिजनेस और काफ़ी बेहतर चलने लगता है। अमित जब एक दिन बिजनेस के सिलसिले से जा रहा था तो देखता है कि सड़क किनारे एक लड़की बैग लिए हुए खड़ी है। लड़की जब अमित को अपने बाइक पे चलते हुए देखती है, अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। अमित भी जब उस लड़की की खूबसूरती को देखता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है और उस लड़की के पास आकर अपनी बाइक को खड़ी कर देता है। लड़की अमित से कहती है कि मेरा नाम कोमल कुशवाहा है। दरअसल मैं एक कॉलेज में पढ़ती हूँ, कॉलेज जाने के लिए यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ी हूँ, लेकिन कोई ऑटो नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे कॉलेज तक छोड़ सकते हैं? अमित भी कोमल की बात मान लेता है और अपनी बाइक पे बिठा लेता है और फिर कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में अमित और कोमल एक दूसरे से काफ़ी सारी बातचीत करते हैं। कोमल बताती है कि मेरे पिता का नाम नरेश कुशवाहा है। मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है नीलम। नीलम की कुछ साल पहले ही शादी हो चुकी है राम खिलावन कुशवाहा से। राम खिलावन कुशवाहा जो चमनगंज का रहने वाला है। बातचीत करते करते आखिरकार अमित कॉलेज तक पहुंच जाता है और कोमल को कॉलेज के बाहर उतार देता है। लेकिन रास्ते में जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोनों की बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे को अच्छी लगती है। इसीलिए कॉलेज के सामने जब कोमल को उतारता है, कोमल अपना नंबर अमित को दे देती है। अमित भी अपना नंबर कोमल को दे देता है और उसके बाद से कभी कभार अमित कोमल के नंबर पर फ़ोन करता है, उससे बातचीत करता है। बातचीत करते करते आखिरकार कोमल और अमित के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन ये दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है और आखिरकार अमित और कोमल के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब लव अफेयर शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। प्यार का परवान जब चढ़ता है, आखिरकार अमित और कोमल शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अमित जब कोमल के बारे में अपने पिता जगदीश से बताता है और कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, जगदीश इस शादी के खिलाफ हो जाता है। दरअसल कोमल अमित के जाति बिरादरी की नहीं थी और जगदीश चाहता था कि मैं अपने बेटे की शादी किसी बिजनेसमैन के रसूखदार लड़की से शादी करूं। लेकिन अमित भी अपनी जिद पे उतर जाता है और आखिरकार अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के साल 2011 में कोमल से लव मैरिज कर लेता है। शादी कर कोमल को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर आता है। कोमल जब अमित की पत्नी बनकर उसके घर पे पहुंचती है तो कोमल के उसके सास, उसके ननद और उसके ससुर से कुछ खास नहीं बनता है। लेकिन कोमल अपने पूरे परिवार के साथ इतने खुशहाल तरीके से रहती है, अपने पूरे परिवार का इतना काफ़ी सेवा सत्कार करती है कि आखिरकार अमित का पूरा परिवार कोमल को एक्सेप्ट कर लेता है। देखते ही देखते लगभग 4 साल का समय गुजर जाता है और इन 4 सालों में कोमल के 2 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। लेकिन जैसे ही 4 साल का समय गुजरता है, 4 साल बाद अमित के पिता जगदीश की मौत हो जाती है। उसके बाद बिजनेस का सारा भार अमित के ऊपर आ जाता है। अमित भी अपने बिजनेस को संभाल लेता है, लेकिन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अमित तरह तरह की तरकीब बनाता है। अमित का एक दोस्त है जो मुंबई के भिवंडी में रहता है। अमित अपने दोस्त से बात करता है
तो वो बताता है कि मैं भिवंडी में धागा बनाने का एक फैक्ट्री किराए पर ले रखा हूँ, मेरा बिजनेस भी ठीक ठाक चलता है। अमित जब अपने दोस्त से बात करता है तो अमित से कहता है कि तू भी यहाँ पे आ जा, मैं तेरे लिए भी कोई ना कोई जुगाड़ कर दूंगा। अमित भी अपनी दोस्त की बात मान लेता है और मुंबई के भिवंडी पहुँच जाता है। भिवंडी में जा करके वो भी धागा बनाने का एक फैक्ट्री किराए पर लेता है, बिजनेस शुरू कर देता है। शुरू में थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है बिजनेस बढ़िया से चल पड़ता है और देखते ही देखते मुंबई के भिवंडी में अमित अच्छा खासा पैसे कमाने लगता है। साथ ही साथ एक और बिजनेस कर लेता है। इतना अच्छा खासा पैसा कमाता है कि कुछ ही साल के बाद मुंबई में 3 फ्लैट खरीद लेता है। देखते ही देखते अमित करोड़पति बन जाता है। उसके बाद अमित अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर मुंबई में ही रहने लगता है। कभी कभार अपने गांव पे आता है, अपनी माँ बहन से मुलाकात करता है, फिर वापस मुंबई चला जाता है। इसी साल जनवरी 2023 में अमित के रिश्तेदार में एक शादी पड़ जाती है। अमित अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई से 20 जनवरी 2023 को अपने घर पहुंचता है। 27 जनवरी 2023 को शादी अटेंड करता है। 29 जनवरी 2023 को अमित अपने पूरे परिवार के साथ खाना वाना खा करके सो जाता है। लेकिन रात्रि के 4 बजे के आसपास अमित की पत्नी कोमल जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है। उसकी तेज आवाज़ें जब उसकी सास और उसके ननद के कानों तक जब पहुंचती है, अमित की माँ और बहन काफ़ी तेज़ी से अपने कमरे से निकलते हैं और अमित के कमरे तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक है और अंदर कोमल काफ़ी ज़ोर से चीख रही है। दरवाज़ा खोल करके जब दोनों अंदर एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि कोमल का दोनों हाथ बंधा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही है और अमित का डेड बॉडी उसी के बेड पे पड़ा हुआ है। दरअसल अमित के सर से काफ़ी मात्रा में ब्लड बह चुका था, उसके गले पे किसी नुकीली चीज़ को चलाया गया था। अमित की माँ और उसकी बहन अमित को जब इस हालत में देखते हैं दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करते हैं। जब तेज आवाज़ आना शुरू होती है, देखते ही देखते काफ़ी तादाद में आस पड़ोस के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर तुरंत ही इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। पुलिस भी तुरंत अमित के घर पे पहुंचती है और अमित की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर इस बारे में अमित की पत्नी कोमल से पूछताछ करती है। तो कोमल कहती है कि साहब रात्रि के करीब 3 बजे के आसपास लगभग 5 से 6 बदमाश ज़बरदस्ती हमारे कमरे में घुस गए और मेरे पति के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करने लगे। जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मेरे साथ भी मार पिटाई किया और मेरा हाथ बांध करके इस कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक करके यहाँ से फरार हो गए। कोमल जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो इसे सुन करके पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब सा लगता है। इसीलिए पुलिस अब अमित की माँ और उसके बहन से पूछताछ करती है। तो अमित की माँ और उसकी बहन पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब मेरे बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही बहू कोमल ने किया है। जब दोनों इस तरह का जवाब पुलिस वालों को देते हैं तो पुलिस अमित की माँ और बहन से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हें अपनी बहू के ऊपर ही क्यों शक है। तो अमित की माँ और उसकी बहन कहते हैं कि साहब मेरी बहू की मेरे बेटे के साथ में नहीं बनती थी, आए दिन हर रोज झगड़े तकरार करती थी। जब इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देते हैं, पुलिस फिर से कोमल से पूछताछ करती है, लेकिन अब पुलिस कोमल से ढेरों सारे सवाल करती है। पुलिस जब कई तरह का सवाल कोमल से करती है, कोमल भी इधर उधर की बात करने लगती है। उसके जवाब से पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि कोमल कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए शक के आधार पर पुलिस कोमल को ही अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, कोमल के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपना सच्चाई कबूल कर लेती है। कोमल बताती है कि साल 2011 में उसकी शादी अमित से हुई थी। अमित जब कोमल से शादी करके अपने घर लेकर आता है, कोमल अपने पूरे परिवार के साथ लगभग 4 सालों तक बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। लेकिन जैसे ही 4 साल का समय गुजरता है, अमित का पिता इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद अमित भी अपने बिजनेस के सिलसिले से मुंबई चला जाता है। उसके बाद कोमल अपने बच्चों के साथ में अकेले घर में रहती है, तन्हाई महसूस करने लगती है। कोमल को जैसे ही तन्हाई महसूस होता है, कोमल को उसके पुराने दिन याद आने लगते हैं। दरअसल कोमल का शादी से पहले उसके जीजा राम खिलावन के साथ में लव अफेयर चल रहा था, लेकिन कोमल के शादी होने के बाद इन 4 सालों के बीच में कोमल ने कभी भी राम खिलावन से मुलाकात नहीं की थी। जब तन्हाई महसूस होता है, एक दिन कोमल अपने जीजा राम खिलावन के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है। राम खिलावन भी खुशी के मारे झूम उठता है और उसके बाद से अक्सर कोमल के घर पे मिलने के लिए आने जाना शुरू कर देता है। कोमल के घर पे जब भी जाता है, उसके कमरे में बैठ करके घंटों देर तक बातचीत करता है। इससे कहीं ना कहीं अमित के माँ और उसके बहन को कोमल के ऊपर शक चला जाता है। इसलिए एक दिन अमित की माँ और उसकी बहन कोमल से राम खिलावन के बारे में पूछताछ करते हैं।
तो कोमल कहती है कि शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गया है। लेकिन अमित की माँ को कोमल के बातों पे यकीन नहीं होता है और अपने बेटे अमित के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के जाओ और मुंबई में अपने साथ रखो। जब इस तरह की बातें अपने बेटे से कहती है तो इसे समझने में अमित को भी देरी नहीं लगता है। अमित तुरंत ही मुंबई से अपने घर आता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर मुंबई चला जाता है। कोमल जब अपने पति के साथ मुंबई जाती है, 1 महीने तक बड़े खुशहाल तरीके से अपना समय गुजारती है। लेकिन 1 महीने के बाद कोमल को फिर से उसका जीजा राम खिलावन याद आने लगता है। इसलिए फिर से अपने जीजा के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे मुंबई बुलाती है। मुंबई आने के लिए जब कहती है, राम खिलावन भी कोमल से मिलने के लिए उतावला हो उठता है और राम खिलावन अपनी पत्नी से झूठ बोल करके मुंबई चला जाता है और अमित के घर पे पहुंच जाता है। अमित के घर पे जब पहुंचता है, अमित जब अपने साढ़ू को देखता है, अमित भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार राम खिलावन बिना काम धंधे के मुंबई क्यों चला आया। इस पे कहीं ना कहीं अमित को भी अब कोमल के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए अपने शक को कंफर्म करने के लिए एक दिन अमित दोपहर के वक्त ही अपने काम से घर पे वापस आ जाता है। घर पे जब पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक है और कमरे के अंदर उसकी पत्नी और उसका साढ़ू है। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दोनों की आवाज़ें भी आ रही है। अमित जब दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से कोमल दरवाज़ा खोलती है। आखिरकार अमित अपनी पत्नी और अपने साढ़ू को रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद अमित अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करता है, बल्कि अपने साढ़ू को भी काफ़ी खरी खोटी सुनाता है और अपने घर से निकाल देता है। उसके बाद से राम खिलावन तो अपने घर चला आता है। लेकिन कोमल को जैसे ही लगता है कि अब उसके पति को सब कुछ सच्चाई मालूम चल चुका है, अब कोमल भी अपने पति से नहीं डरती है और अपने पति के सामने ही अपने जीजा से खुल करके बातचीत करना शुरू करती है। इस बात से लेकर के अक्सर कोमल और अमित के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। लाख झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, लेकिन कोमल एक भी अपने पति की बात नहीं मानती है और अक्सर अपने जीजा से बातचीत करती है। इसी वजह से अब कोमल और अमित के बीच में दूरी हो जाता है। लगभग महीनों दिन तक दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं और ना ही दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। जैसे ही 1 महीने का समय गुजर जाता है, अमित का भी मन इधर उधर भटकने लगता है। एक दिन अमित अपने मुंबई के एक फ्लैट बेच करके वापस अपने घर आता है और इसी जिंदगी में एक फ्लैट खरीद लेता है। कुछ दिन उसी फ्लैट में रहता है, अपनी माँ और बहन को भी उस घर में बुला लेता है। लेकिन जब फ्लैट में रहना शुरू करता है, उसी इलाके की रहने वाली अर्चना के साथ में अमित का भी लव अफेयर शुरू हो जाता है। अमित और अर्चना के बीच में जब लव अफेयर शुरू होता है, दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। लेकिन अमित जब वापस मुंबई जाता है तो अपनी पत्नी के सामने ही अर्चना से बातचीत करता है। जब अर्चना से बातचीत करता है तो इससे कहीं ना कहीं कोमल को भी अब शक हो जाता है कि शायद उसके पति का भी किसी के साथ में लव अफेयर शुरू हो चुका है। एक दिन अर्चना जब अपने पति का मोबाइल चेक करती है तो पता चलता है कि उसमें नंबर किसी अर्चना के नाम पे सेव है। कोमल जब अर्चना के बारे में अमित से पूछताछ करती है तो अमित सब कुछ सच सच अपनी पत्नी से बता देता है और कहता है कि जब तुम्हारा किसी गैर मर्द के साथ में लव अफेयर चल सकता है तो मेरा क्यों नहीं। लेकिन अर्चना के बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि वो कौन है और कहाँ की रहने वाली है। अमित जब इस तरह की बातें अपनी पत्नी कोमल से कहता है, कोमल भी सुन करके काफ़ी परेशान हो उठती है और फिर अर्चना के बारे में पता लगाने के लिए मुंबई से अकेले अपने घर आ जाती है। और घर पे आने के बाद आखिरकार कोमल को मालूम चल ही जाता है कि अर्चना उसी बिंदगी के इलाके की रहने वाली है। सच्चाई जब मालूम चलता है तो इसी बात से लेकर के काफ़ी परेशान हो उठती है और अपने जीजा राम खिलावन के घर पे जाती है और उससे कहती है कि मेरी मदद करो। जब अपने जीजा राम खिलावन के घर पे पहुंचती है तो उस वक्त राम खिलावन भी अपने दोस्त अविनाश यादव के साथ अपने घर में बैठा था। अविनाश जो कि कानपुर शहर का रहने वाला है, अपने इलाके का काफ़ी दबंग व्यक्ति है। कोमल अपने पति और अर्चना के बारे में सारी बातें अपने जीजा से कहती है और कहती है कि मेरी मदद करो। अविनाश जब उसकी सारी बातें सुनता है तो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोमल का नंबर ले लेता है और फिर कोमल की मदद करने के लिए अक्सर उसके नंबर पर फ़ोन करना शुरू करता है। कोमल से जब बातचीत करना शुरू करता है, आखिरकार अविनाश और कोमल के बीच में भी लव अफेयर शुरू हो जाता है और फिर अविनाश और कोमल के बीच में भी संबंध बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद से कोमल जब वापस मुंबई आती है तो अपने पति के सामने ही अपने जीजा के साथ साथ अपने नए आशिक अविनाश से भी खुल करके बातचीत करना शुरू करती है। जब दो लोगों से बातचीत करना शुरू करती है तब अमित को लगता है कि उसकी पत्नी का किसी और एक गैर मर्द के साथ में
लव अफेयर शुरू हो चुका है। इस बात से अमित इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि अब अपनी पत्नी से रोज झगड़े तकरार शुरू कर देता है और गुस्से में आकर के एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं मुंबई के सारे फ्लैट बेच रहा हूँ और यहाँ से मैं बिजनेस भी छोड़ रहा हूँ और हम सब हमेशा के लिए वापस अपने गांव चल रहे हैं। जैसी इस तरह की बातें कोमल से कहता है, इसे सुन करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल कोमल को डर सताने लगता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी अब कहीं उसके हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए अपने पति को समझाते हुए कहती है कि हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, बेहतर है कि उसमें से एक फ्लैट मेरे बेटे के नाम पे कर दो और दूसरा फ्लैट मेरे नाम पे कर दो। कोमल जब इस तरह की बातें अपने पति अमित से कहती है तो अमित हंसते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि प्रॉपर्टी और तुम्हारे नाम किसी कीमत पे नहीं करूँगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दूं और फिर तुम सारी प्रॉपर्टी बेच करके अपने आशिक के साथ कहीं फरार हो जाओ? मैं किसी कीमत पे एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। जब इस तरह की बातें अमित कोमल से कहता है तो इसे सुन करके कोमल काफ़ी परेशान हो उठती है और फिर इसी जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह में अपने आशिक अविनाश के नंबर पर फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। कहती है कि मुझे डर है कि कहीं अमित सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ और बहन के नाम पे ना कर दे और फिर अपनी मासूका से शादी करके बेहतर तरीके से जीवन में व्यतीत करने लगे और मुझे एक दूध में पड़ी मक्खी की तरह जीवन से निकाल करके ना फेंक दे। मुझे डर लग रहा है कि शायद वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ना कर ले, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को ही इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। जब इस तरह की बातें अपने आशिक अविनाश से कहती है तो अविनाश भी कहता है कि तुम्हारा पति कोई रोड पे चलते हुआ आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक करोड़पति है। उसको इस दुनिया से हटाने के लिए हिस्ट्री सीटर को हायर करना पड़ेगा, इसमें अच्छा खासा पैसा भी लगेगा। तो कोमल कहती है कि तुम पैसे की चिंता ना करो, जितना भी पैसा लगेगा मैं तुम्हें दूंगी। इसीलिए अविनाश अब कोमल की बात मान लेता है और हिस्ट्री सीटर की तलाशी करने के लिए सबसे पहले कोमल के जीजा राम खिलावन के घर पे जाता है और उसे सारी बात बताता है। राम खिलावन भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों एक हिस्ट्री सीटर की तलाशी करना शुरू करते हैं। आखिरकार इसी फतेहपुर जिला के वसावनपुर इलाके का रहने वाला शेरा मिल जाता है। शेरा जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। दरअसल शेरा एक नंबर का हिस्ट्री सीटर है, अपने एक गिरोह चलाता है और उसके गिरोह में लगभग 4 लड़के शामिल हैं। शेरा से जैसे इस काम को करने के लिए कहता है, शेरा इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और बदले में 7 लाख रुपये का डिमांड करता है, साथ में एडवांस भी मांगता है। जब काम करने के लिए तैयार हो जाता है तो अविनाश कोमल के नंबर पर फ़ोन करता है और सारी बात बताता है। कोमल भी तुरंत 82,000 रुपये अविनाश के अकाउंट पे भेज देती है। अविनाश उस 82,000 रुपये को एडवांस के तौर पे शेरा को दे देता है और फिर अमित को इस दुनिया से हटाने के लिए एक मौके का इंतजार करने लगते हैं। इसी साल 27 जनवरी 2023 को अमित के एक रिश्तेदार की शादी पड़ जाता है। 20 जनवरी 2023 को अमित अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई से अपने घर बिंदकी पहुंचता है। 27 जनवरी 2023 को शादी समारोह में शामिल होता है। शादी भी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। उसके बाद से कोमल अपने पति को इस दुनिया से हटाने का एक दिन तारीख तय करती है। 29 जनवरी 2023 के रात के वक्त 29 जनवरी 2023 को रात के वक्त जब अमित का पूरा परिवार खाना वाना खा करके सो गया, कोमल अपने दोनों बच्चों को सेकंड फ्लोर के एक बगल के कमरे में ले जाकर के सुला देती है और अपने पति के साथ कमरे में जा करके लेट जाती है। थोड़ी ही देर के बाद अमित खराटे मारने लगता है, लेकिन उससे पहले ही कोमल अपने आशिक अविनाश और अपने जीजा राम खिलावन को अपने गांव में बुला चुकी थी। अविनाश और राम खिलावन भी शेरा और उसके चारों साथियों को बुला चुका था। रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास कोमल ऊपर से नीचे उतर के आती है, गेट खोलती है और उस गेट से उसका आशिक अविनाश और जीजा दोनों एंट्री करते हैं। साथ ही साथ शेरा के साथ में जो 4 उसके साथी आए थे, जिसमें से एक का नाम है मोहित, दूसरे का नाम है अंशुल, तीसरे का नाम है केशव और चौथे का नाम है सीलू, सब के सब कोमल के घर में एंट्री करते हैं। कोमल सबको लेकर के अपने कमरे में जाती है। उस वक्त अमित काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था। शेरा अपने पास से एक सरिया निकालता है और सोते वक्त ही अमित के सर पे काफ़ी जोरदार तरीके से वार करता है। इससे पहले कि अमित चीखना चिल्लाना शुरू करे, सब के सब उसका हाथ पैर पकड़ लेते हैं। कोमल अपने पति के सीने पे बैठ जाती है। उसके बाद से शेरा उसी सरिये से एक पर एक कई सारे अमित के सर पे वार करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोमल को नहीं लगता है कि उसका पति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। इसीलिए कोमल एक नुकीला हथियार लेती है और अपने पति के गले पे काफ़ी जोरदार तरीके से वार कर देती है, जिसकी वजह से अमित की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है।
उसके बाद से शेरा अपने पूरे साथियों के साथ मौके से फरार हो जाता है। लेकिन 3 घंटे तक कोमल का आशिक अविनाश और उसका जीजा राम खिलावन उसी कमरे में इंतजार करते हैं। जैसे ही रात्रि का 4 बज जाता है, अविनाश और राम खिलावन कोमल का हाथ बांध देते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं और कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक करके मौके से फरार हो जाते हैं। उसके बाद से कोमल जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है। वाकई में कोमल जब यह पूरी कहानी बताती है तो कोमल के ही तहरीर पर पुलिस तुरंत ही उसके जीजा राम खिलावन और उसके नए आशिक अविनाश, साथ ही साथ शेरा और उसके तमाम साथियों को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है अब जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।